इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। तपस कुमार नाहा, सलाहकार इस्कॉन बांग्लादेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुबीर नंदीदास, वकील बांग्लादेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एसके दत्ता, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक वोरा, पूर्व राजनयिक, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। और विजय सरदाना, अर्थशास्त्री, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले एसके दत्ता से शुरू करेंगे। दत्ता साहब, इस मर्ज की क्या दवा की जाए, जिस मर्ज को हम जानते थे कि ये एक ना एक दिन सामने आना है। नमस्ते सर, क्या दवा करें इस मर्ज का? विवेक, सबसे पहले अपनी बात ही रखता हूँ, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव बोल के। ये केवल आज की व्यथा नहीं है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, ये 1947 से शुरुआत हुआ है इस व्यथा का, इस वेदना का। और लगातार सिलसिलेवार तरीका से बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम मचाया गया है, हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। इस रक्त रंजित इतिहास में आवामी लीग भी लिप्त है, खालिदा जिया के बीएनपी भी लिप्त है, तमाम जितने सारे मिलिट्री शासक रहे हैं वो भी इस पे लिप्त है। और मौजूदा जो यूनुस सरकार है वो तो इतना गैर गुजरा, नालायक, एक नाजायज सरकार है। मोहम्मद यूनुस पूरे मानवता के लिए एक कलंक है। उससे बड़ा सांप्रदायिक व्यक्ति दुनिया में शायद दूसरा कोई पैदा नहीं। शेख हसीना ने बिल्कुल सही कहा है कि वो संयोजित प्रायोजित वो में कहीं ना कहीं पे कत्लेआम मचा रहा है और हिंदुओं का मास नरसंहार कर रहा है। और मोहम्मद यूनुस इस षड्यंत्र में लिप्त है, शुरुआत से लेके आज तक। बात यहाँ पे आती है कि भारत कब तक मुक्त दर्शक बन के रहेगी। हमारे देश के तिरंगा को उस देश में रौंदा जाता है, अपमानित किया जाता है, सैकड़ों हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार लगातार हो रहा है, बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, हिंदू घरों पे आगजनी की जा रही है, मोहल्ले से मोहल्ले एक तरह से तबाह कर दिया जाता है। लेटेस्ट जो है वो कल का घटना है सुनामगंज का, जो सिलेट उपजिला पे है। वहां पे जिस हिसाब से लगभग 200 हिंदू घरों को जला दिया गया, राख में तब्दील कर दिया गया, क्या भारत मुख्य दर्शक होकर रह सकती है? मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से अपील है कि भारत आप हस्तक्षेप करे। समय आ गया है, बांग्लादेश का 3 टुकड़ा होना बहुत आवश्यक है। एक टुकड़ा जिसपे रंगपुर, दिनाजपुर, अब जौशहर, खुलना, राजशाही जो पश्चिम बंगाल के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा वो सिलेट, सुनामगंज, हबीगंज और चिटागंग, त्रिपुरा को जोड़ के दूसरा हिस्सा तैयार किया जाए। ये लोग कहते हैं कि बंगालिस्तान तैयार करेंगे। ये जितने सारे मौलवादी है, जिनकी इस तरह की सोच, घिनौनी सोच है कि चिकन नेक को काट के रौंद के रख देंगे, पूर्वोत्तर को रौंद देंगे। मैं कहता हूं कि ये चिकन नेक है ना, इस चिकन नेक को अब विस्तार करके एलिफेंट नेक बनाया जाए। और भारत की सेना को केवल 10 मिनट लगेगा। मोहम्मद यूनुस, चेतावनी देता हूं, रौंद के कुचल देंगे 10 मिनट के अंदर। तुम्हारे देश का 10 टुकड़ा 10 मिनट में हो जाएगा। आग के साथ खेलने की कोशिश मत करो। मेरा गुजारिश है संयुक्त राष्ट्र से कि तत्काल हस्तक्षेप करे इस मामले पे। हिंदुओं का जान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि रावा पे और फिलिस्तीन पे जो लोग मारे जा रहे हैं उनका जान अगर अगर महत्वपूर्ण है, अगर इम्पोर्टेंट है, या फिर यूक्रेन और रशिया युद्ध में जो लोग मारे जा रहे हैं उनके जान अगर इम्पोर्टेंट है, तो बांग्लादेश के हिंदुओं का जान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आप बातों जी। से बात नहीं बनेगी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अब सीधा समय आ गया है कि तलवार का जवाब तलवार से दिया जाए। और देवी पुराण की एक श्लोक से अपनी बात को फिलहाल खत्म करता हूं। दुर्गा पुराण में, देवी पुराण में एक श्लोक है जहां पे कहा गया है, सहस्र शस्त्र हरे देवी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राया परायणी सहस्र शस्त्र हरे देवी नारायणी नमस्तुते। यानी कि समय अगर उचित हो और समय की अगर आवश्यकता हो, जिस देवी के हाथ पे शस्त्र शस्त्र होता है, किताब होता है, उसी देवी के हाथ पे शस्त्र भी होता है।
हजारों भुजाओं जी। में हजारों शस्त्र है। माँ दुर्गा आपने की बड़ी इंपॉर्टेंट बात चेतावनी कही। है मोहम्मद यूनुस इसमें सबको। दीपक वोरा जी का रिएक्शन लूं, लेकिन आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि चिकन नेक को एलिफेंट नेक बनाने का वक्त आ चुका है। लेकिन इससे पहले मैं सरदाना जी के पास जा रहा हूं। सरदाना जी, एक तो बांग्लादेश की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, हालांकि पाकिस्तान से थोड़ी बेहतर तो है। 103 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज है बांग्लादेश के ऊपर। दूसरी बात यह कि बांग्लादेश के जो हालात हैं और जो तस्वीर बनी है, वहां पर ना तो कोई इन्वेस्टर जाएगा, ना कोई इन्वेस्ट करेगा, और जो इमेज आज की तारीख में बन रही है उससे लग रहा है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर है। सबसे पहले आपको, सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, आप किससे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? आपने देखा अफगानिस्तान, वहां पे क्या हाल है? आपने देखा सीरिया, वहां क्या हाल है? आपने देखा इराक, वहां क्या हाल है? आपने देखा पैलेस्टाइन, वहां क्या हाल है? लेबनान, वहां क्या हाल है? तो आप जो बात कर रहे हो उससे बांग्लादेश का कोई लेना देना नहीं है। बांग्लादेश को इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं। आप उस समाज की बात कर रहे हो जहां पे डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। किस मुस्लिम राज्य में या देश में डेमोक्रेसी पनपी है, बताइए आप? पूरे मुस्लिम समाज में डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यह सिर्फ हिंदुस्तान है जिसने 100 साल तक मुसलमानों को सिखाया कि डेमोक्रेसी क्या होती है। बाकी किस देश में डेमोक्रेसी है? किसकी बात कर रहे हो आप? तो आप ये इकोनॉमी भूलिए, रियलिटी को समझिए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भूखे भी रह लेंगे। अफगानिस्तान का हाल आपके सामने है। मुसलमानों में दो ही चीजें होती हैं, हुकूमत या खिलाफत। वो नहीं चाहेंगे कि कोई उनके ऊपर राज करे, और उनका एजेंडा बहुत क्लियर है। जितने वो हिंदुओं को हटाएंगे, उनकी जमीनों पे कब्जा करेंगे, घरों पे कब्जा करेंगे, वहां जैसे भी हो, गरीबी हो, जैसे भी हो, वो लूट मार करके अपना गुजारा कर लेंगे। ये कबायली मानसिकता के लोग हैं। इनको आप इंटेलेक्चुअल इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए, किस मुस्लिम राज्य में इंटेलेक्चुअलिज्म की बात होती है? किस जगह पे इकोनॉमी की बात होती है? ये कबायली मानसिकता है। सिर्फ सत्ता हड़पना, लूटना, अपने आप को बचा के रखना, ये एक सोच है, ये मानसिकता है। तो आप ज्यादा उम्मीदें ना करें। बांग्लादेश का हाल वही होना चाहिए जो सूडान का हुआ, जहां क्रिश्चियन और मुस्लिम सामने हुए। वेस्टर्न वर्ल्ड ने उन देशों को स्प्लिट करके दो बना दिया, एक मुस्लिम रखे, एक क्रिश्चियन रखे। क्या भारत सरकार में दम है? आप यूएन के भरोसे कुछ नहीं कर सकते। इजराइल ने आपको बता दिया कि अगर आप में दम है, आप अपनी जगह बनाइए। रशिया ने आपको बता दिया कि अगर आप में दम है, आपको अपना काम करना होगा। ये यूएन जैसे क्लब सिर्फ टाइम पास के लिए हैं, सेमिनार के लिए है, इंटेलेक्चुअल लोगों के टूरिज्म के लिए है। वह होता कुछ नहीं है। मैंने बहुत मीटिंग अटेंड करी है। वो सिर्फ आपको वहां पे नाम लिख देंगे, आपको आने जाने का फॉरेन ट्रिप मिल जाता है, आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहला देते हैं, आउटपुट जीरो होता है। तो ज्यादा उम्मीदें ना करें। अगर आप में दम है, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू बहुल एरिया है, आप सीधी वार्निंग दे दीजिए, या तो आप बचाइए, नहीं हम अपनी फौजें बेच रहे हैं हिंदुओं को बचाने के लिए, दम है तो रोक ले। मोदी जी क्या एक स्टेटमेंट ये दे सकते हैं? सारी चीजें लाइन अप हो जाएंगी। यू हैव टू स्प्लिट बांग्लादेश, और कोई ऑप्शन नहीं है आपका। अगर आप ये उम्मीद करते हुए ये जंगलीपना रुक जाएगा, आपको उम्मीद है, मुझे नहीं है। मुझे लगता है आपने अपने शब्दों से और अपनी बातों से जो धुंध है लोगों के दिमाग में यूएन वाला, उसको बहुत हद तक क्लियर कर दिया है। और ये इस पर चर्चा बहुत हो रही है वैसे सोशल मीडिया पर, विजय जी, कि बांग्लादेश को स्प्लिट करके कि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, जहां पर सिर्फ हिंदू रहें और बाकी एरिया में बांग्लादेश के लोग रहें, बांग्लादेश का पॉपुलेशन रहे। चर्चा का विषय नहीं होता है दोस्त, ये चर्चा की चीजें नहीं होती हैं। आपको करना होता है। जब यूक्रेन को तोड़ना था, रशिया ने किया। इजराइल को जब अपना हिस्सा चाहिए था, उन्होंने लिया। नहीं तो क्या भारत करेगा? उन्होंने लिया। क्योंकि सर आज दम है जी सर, बात है, भारत की सर हमारी विल है या नहीं, ये बात ठीक है, विल की बात है, लेकिन सर हमारी पॉलिसी कभी नहीं रही सर कि हम कभी बढ़ के बदल जाती है। बढ़ के किसी पर अटैक करें।
जब आपने गलत पॉलिसी बनाई उसको सुधार लो ना। ये मूर्खों जैसी पॉलिसी क्यों बनाई आपने? भगवान ने पॉलिसी बना के नहीं भेजी थी, किसी नेता ने बनाई थी जिसकी अकल कम थी। अगर हमारे पास अकल है हम पॉलिसी बदल सकते हैं। पॉलिसी कोई भगवान की दी हुई चीज नहीं है, परिस्थितियों के हिसाब से पॉलिसियां बदल जाती हैं। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस सीधी सी बात है। ठीक है सर। मैं तपस कुमार नाहा के पास जा रहा हूं जो बांग्लादेश से हमारे पास जुड़े हैं, और उसके बाद सुबीर नंदीदास के पास जाएंगे। तपस, क्या बांग्लादेश के हिंदू भी चाहते हैं कि वहां पर स्प्लिट होना चाहिए, बांग्लादेश का विभाजन होना चाहिए, उनको एक हिस्सा मिलना चाहिए? नाम तापस कुमार नाहा है, मेरा डिस्ट्रिक्ट है कुमिल्ला, एडजेसेंट टू ढाका। हाउएवर, मैं नहीं चाहता हूँ बांग्लादेश जुदा हो जाएगा, माने डिवाइड हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ऑल द हिंदूज ऑफ बांग्लादेश इधर में रहेगा, इधर में रहेगा। उसको लिबर्टी है, उसको पावर है, राइट सब कुछ लेके जब से इंडिया मुस्लिम का रहेगा, इंडियन मुस्लिम का जिसका राइट है, मैं वो राइट का इधर चाहेगा। इंडिया मुस्लिम क्या राइट हो मैं जानता हूँ, आप जानता हो, तो मैं चाहता हूँ उसका राइट इधर इंप्लीमेंट हो जा रहा है हिंदू के पास। अदरवाइज लेकिन तपस, आपको यह बात समझनी होगी कि यहां पर 80% पॉपुलेशन हिंदू है हिंदुस्तान में, और कई बार यह बात कही जाती है कि इसलिए भारत का लोकतंत्र सक्सेसफुल है, कामयाब है। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं है, आप लोग माइनॉरिटी में हैं। तो जो बात रोहित जी कह रहे थे कि वहां पर क्या सेपरेशन होना चाहिए, आप लोग कह रहे नहीं होना चाहिए, विकल्प क्या है, उपाय क्या है? ना मैं नहीं सेपरेशन नहीं चाह रहा हूँ, सेपरेशन नहीं चाह रहा हूँ। फ्रॉम ईरान टू कंबोडिया वाज हिंदू स्टेट। सेपरेशन होने के बाद क्या होगा, हिंदू का संख्या, हिंदू का नंबर कम से कमते रिड्यूस हो रहा है। नाउ वी आर इन इंडिया, नाउ हिंदूज वी आर इन इंडिया। सो it's my personal opinion, we don't want any separation, but we want to stay here as Muslim state in India. Who is right there? ठीक है, विजय जी को लेकर आइए जी, बोलिए आप पूरा कीजिए। No, who is right they are enjoying, the Muslims are, the minority of India are enjoying this right. I want here all the Hindus, 3 crores Hindus living here in Bangladesh, तो सब कुछ चाह रहा है और अलग एक पार्लियामेंट मेंबर हो जा रहे हैं। 60 और 50 पार्लियामेंट्रियन सीट वी वांट, वी डिमांडेड टू गो। लेकिन तपस, एक बात आपको समझनी होगी, इसका जवाब मैं रोहित जी से लूंगा। रोहित जी आपको बेहतर समझा पाएंगे। जो राइट आपको 1971 से लेकर 2024 तक नहीं मिली, वो राइट अब आपको कैसे मिल जाएगी, कौन दिलवा देगा, ये भी तो समझने वाली बात है ना। विजय सरदाना जी, माफ कीजिएगा, विजय सरदाना जी के पास जा रहा हूं। विजय सरदाना जी इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। विजय जी आपके पास फिर दीपक वोरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक वोरा सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के डिबेट में। विजय सरदाना जी, थैंक यू। देखिए, मेरा ये कहना है कि आप इस तरह के सेंसिटिव सवाल जो बांग्लादेश में लोग रह रहे हैं उनसे मत पूछिए। आपको वो बोलेंगे स्प्लिट चाहिए, कल सुबह उनके घर पे हमला हो जाएगा, उनको मार दिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए किससे कब कहां कैसा सवाल पूछना है। आप बांग्लादेश के लोगों को लाके इस तरह के एक्साइटिंग सवाल मत पूछिए, ये गलत मैसेज जाएगा, उनके लिए रिस्क खड़ा हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो समझनी है, जो मैं आपको कह रहा हूं कि आप उस संस्कृति को झेल रहे हो। यहां पे कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, यहां मानसिकता है। आपको पता है कि उनको वो हिंदुओं को नहीं रहना देना चाहते हैं वहां पे। आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो उनको भारत में शरण दीजिए या आप फौज भेज के उनको कॉर्डन ऑफ करिए ताकि बांग्लादेश के जो आतंकी हैं वो उनको मारे नहीं। आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, कोई मिडिल पाथ नहीं होता इन चीजों में। आपके पास दुनिया भर के सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। तो ये कहना बैठ के कि हम ये कर देंगे, हम डिप्लोमेटिक करेंगे, ये मूर्ख बनाने वाली बात है अपने आप को। कुछ नहीं होगा इससे। आपको 2 ही रास्ते हैं। आप जिस संस्कृति से डील कर रहे हो वहां डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, या तो हुकूमत है या खिलाफत है। देयर इज नथिंग कॉल्ड मिडवे। ये पूरा संस्कार है, पूरी संस्कृति है। तो आप देखिए कोसोवो में क्या हुआ।
आप ये देखिए कि बाकी जगह पे क्या हुआ, सूडान में क्या हुआ, आपके हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में क्या हुआ, आपके इराक में क्या हुआ, सीरिया में क्या हो रहा है, कहीं पे मिडवे नहीं है, स्प्लिट है। या तो आप, अब जो, क्योंकि वहां पे एक तरफ क्रिश्चियन है, दूसरी तरफ मुस्लिम है, इसलिए यूएन भी साथ देता है, वेस्टर्न वर्ल्ड भी साथ देता है। हिंदुओं में आप में दम नहीं है, इसीलिए मोदी साहब को साफ वार्निंग देनी होगी कि या तो जेनोसाइड रुकवाइए, अदरवाइज आई एम सेंडिंग माई फोर्सेस टू प्रोटेक्ट हिंदूज। तुमको यूएन जाना, चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट केयर। इजराइल ने परवाह करी, रशिया ने परवाह करी, किसने परवाह करी यूएन की? हम ही बैठे हैं झुंझुना बजाने के लिए कि हम सुनेंगे सबकी, दम नहीं है अपने में। सिर्फ इतनी सी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये डिप्लोमेसी वगैरह वहां चलती है जहां दो शरीफ लोग होते हैं, गुंडों के साथ डिप्लोमेसी नहीं चलती है। गुंडों के साथ फिर मुझे लगता है जो ऑप्शन आप बता रहे हैं वही ऑप्शन ज्यादा सही। दीपक वोरा सर का रिएक्शन लेंगे, उसके अक्षय दत्ता कुछ कहना चाह रहे हैं और सुबीर नंदी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे। वोरा सर, दो अच्छे लोगों के बीच डिप्लोमेसी हो सकती है, लेकिन गुंडों के साथ क्या करें? सर आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया। मैं समय बेंगलुरु में अभी भी पहुंचा हूँ। इनफैक्ट आई लैंडेड एट द एयरपोर्ट 5 बजे और दौड़ा हुआ अपने होटल में आऊँ, ट्रैफिक बेमिसाल। एक चीज आपको बताऊं, मैं सनातनी हूँ। मेरे को जो रिसीव करने आया था उसका नाम डेविड है, क्रिश्चियन, और मेरे ड्राइवर का नाम अफजल है, मुसलमान। ये भारत है सर, ये ताकत है इस देश की। अब मैं बताना चाहता हूं, जो अभी आपने जिक्र किया है कि हमको अंदर जाना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, सर ये जो अभी बात की है इन्होंने, ये बिल्कुल अहम बात है। गाली गलौज से या कहने से कि अच्छे हो जाएंगे ये लोग, हम प्रार्थना करेंगे, नहीं होने वाला सर। बांग्लादेश में ना डेमोक्रेसी है ना ऑटोक्रेसी है, वहां पे मॉबोक्रेसी है। ये सड़क पे उतर के स्ट्रीटोक्रेसी है, ये लोग कंट्रोल करें। 1 लाख है, 2 लाख है, मैं नहीं जानता। बाय एंड लार्ज द बंगाली पीपल यूज्ड टू बी वेरी कल्चर कॉन्शियस। सबसे बड़ी चीज उनकी संस्कृति थी। जब मैं उनसे बात करता था, वी आर बंगालीज, उसके बाद फिर कहते थे वी आर फ्रॉम बांग्लादेश, और तीसरा कहते थे वी आर मुस्लिम्स। अब ये सब कुछ बदल रहा है। आई एम सीइंग दिस चेंज, क्योंकि 1 या 2 लाख ये जो जमाती हैं, जिहादी जो हैं, दे हैव टेकन ओवर। सर लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, इंटरनल जो स्प्लिट है हमने देख लिया है सर। ये जो मोहम्मद यूसुफ खान, इसको क्या बोलते हैं, मोहम्मद यूनुस खान, ये जो हिलरी क्लिंटन का मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कितने आरोप लगे गए कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसको पैसे दिए ग्रामीण को, और ग्रामीण ने क्लिंटन फाउंडेशन को दिए, और तभी ये डोनाल्ड ट्रंप से बहुत डरता है। सर इनकी स्प्लिट आ रही है। वो जो बैठा हुआ है बांग्लादेश नेशनल पार्टी वाला मैडम जो है खालिदा, उनके बेटे, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और यूनुस साहब चाहते हैं कि आगे 100 साल तक तो मैं इंटरिम एडवाइजर बना रहा हूँ। ये स्प्लिट वी आर सीइंग इट कमिंग। सर अभी आपने जिक्र किया है, एंड आई रिस्पेक्ट यू सदाना साहब फॉर सेइंग दैट वी शुड सेंड इन आवर फोर्सेस। सर एक यूएन का रेजोल्यूशन है 2005, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं सूडान में आपका राजदूत था, मैं कोसोवो में था, मैंने ये देखा है सर। मैंने सीरिया में देखा है, मैंने किर्गिस्तान में देखा, मैंने कीनिया में देखा, सब जगह रहा हूं सर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट रुवांडन जेनोसाइड के बाद सबसे पहले हर सरकार का उत्तरदायित्व है माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट। नहीं करते हो तो किसी की मदद लो प्रोटेक्ट करने की, ये भी नहीं कर पाते तो फिर कोई भी देश अपने आप अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट जा सकता है माइनॉरिटीज की सुरक्षा। एंड फाइनली अगर यूनुस खान साहब को कोई ये बता दे आपने शेख हसीना को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से ये वो करवाया है, सर ये जो आप ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहे हैं, कोई आप पे भी आरोप लगा सकता है। प्रोसेस बड़ा सिंपल है, और अमेरिका पे मत डिपेंड करिए सर। याद है सर आपको, मैं पूछ रहा हूं सर, जो सब लोग बैठे हैं बुद्धिजीवी हैं, मुझसे कहीं ज्यादा होशियार है, सद्दाम हुसैन का नाम याद है? वो डार्लिंग होता था अमेरिका का, याद है आपको सर? और अशरफ घनी अफगानिस्तान वाला, वो भी डार्लिंग होता था अमेरिका। क्या हुआ उसको? उस मुगाबे ऑफ जिम्बाब्वे जहां मैं रहा हूं, डार्लिंग होता था। सद्दाम हुसैन सूडान में 5 साल में था, डार्लिंग होता था, जेल में बैठा हुआ मरने की तैयारी कर। मोहम्मद यूनुस खान साहब ये किसी के सगे नहीं है, जो इनका सगा है उसी को इन्होंने ठगा है, ये आप याद रखिए। अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का आप आरोप लगा या हमने R2P एक्सरसाइज की, फिर आपको सर झुकाने की, चर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और अमेरिकी आपसे कहेंगे मोहम्मद यूनुस हु आर यू, कहां से आए हो तुम, देख लीजिएगा आप, ये बहुत जल्दी होने वाला है सर। ठीक है, इस पर मैं सुबीर नंदी जी से बात करता हूं, उसके बाद दत्ता साहब आपके पास आ रहा हूं। सुबीर नंदी जी से पहला रिएक्शन ले ले। नंदी जी,
ये जो ऑप्शंस यहां पर जी। गिनाए जा रहे हैं, बेशक ये सवाल विजय जी ने कहा तो मैं इस बारे में एहतियात बरतूंगा कि एक्साइटमेंट वाले सवाल आप लोगों से नहीं पूछे जाने चाहिए। पता नहीं कौन कहां से क्लिप निकाल कर वीडियो वायरल करके आप लोगों को पॉपुलर कर दे, मॉब अटैक हो जाए, मॉब जस्टिस हो जाए, पता नहीं कुछ भी हो सकता है बांग्लादेश में। लेकिन ये जो स्थिति बनी हुई है, इसमें वहां के मौजूदा सिचुएशन क्या है? और हिंदुओं की आबादी 1,31,00,000 है 14 करोड़ में से, 7% तो फिर भी हैं। है। ठीक है, आपने सही बताया। एक्चुअली सड़क के उस पर से बैठे हमारा जो परिस्थिति है इस देश में, आप कुछ भी नहीं समझ सकते। हमारा ऊपर, हम सनातनी के ऊपर क्या जा रहा है, आप सड़क के उस पर से बैठे आप कभी भी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक्चुअली हम इस स्थिति पे है। आप लोग देख सकते हैं जो OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कम्युनिटी, मुस्लिम देशों के लिए एक OIC है, बट हमारे हिंदू के लिए कुछ कम्युनिटी नहीं। मुस्लिम जब 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 मुश्किल में पड़ता है, OIC जो देश है, मुस्लिम देश है, सब मिलकर उसको बांट लेते हैं, सब मिलकर उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है। बट हमारा हिंदू सोसाइटी में, हिंदू कम्युनिटी में OIC की जैसा कोई संस्था नहीं। इसलिए हम बांग्लादेश में, आप बताया 1 करोड़ समथिंग में, हम बताएंगे हम टोटल पॉपुलेशन 23% था इस देश में। इस देश में 23% था, बट अब डिक्रीज होते होते अब 7% में है। किस लिए है? हम 1952 में भाषा के लिए आंदोलन किया है। हम 71 में आपके हेल्प के द्वारा स्वतंत्रता कायम किया है। बट इस स्वतंत्रता में हमारा हिंदू सोसाइटी का, हमारा सनातनी का बिल्कुल भाग था। हम वकालती करता है, हमारा बिजनेस है वकालती करना। आप किस समथिंग बिफोर आप एक रिपोर्ट दिखाया जो 116 people known FIR and 4,500 people unknown FIR। आप समझ सकते हैं ये अननोन FIR पर जिस हिंदू को पता है, वो लोग इस मामले में दाखिल देता है। मतलब वो अननोन FIR के नाम पर किसी को भी उठाकर जेल में डाल सकते हैं, किसी पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो हिंदू सामने पाएगा वो इस मामले में धकेल देगा और मामला मुकदमा चालू हो जाएगा। उसका परिवार, उसका जो फैमिली है, टोटली डिसमिस हो जाएगा। हम इनकम टैक्स पेइंग सिटीजन, हम सब कुछ में सहयोग करते हैं। हम मुक्ति युद्ध में जो हमारा स्वतंत्रता है उसका साथ भी था। बट नाउ द सिचुएशन इज अंडर नॉट कंट्रोल अस पीपल, नॉट and our the government is not totally helpful for us. They are collapse us day by day। ठीक है, गवर्नमेंट कोलैप्स कर रही है डे बाय डे। दत्ता साहब कुछ कहना चाह रहे थे। दत्ता साहब आपका रिएक्शन, फिर मैं वोरा साहब आपके पास आ रहा हूं। दत्ता साहब। विवेक, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1947 से लेके आज तक सिस्टेमेटिक वे में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है। There is a systematic agenda of ethnic cleansing of the Hindu community in Bangladesh। Ethnic cleansing स्टेट के माध्यम से, स्टेट के प्रशासन के माध्यम से लगातार सिलसिलावार चलता रहा है और वो चल रहा है अभी भी। जब इथोपिया, इरिट्रिया अलग हो सकता है, ईस्ट तिमोर अलग हो सकता है, सूडान और साउथ सूडान अलग हो सकता है, तो बांग्लादेश का 3 टुकड़ा क्यों नहीं हो सकता है? मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो मोहम्मद यूनिस है, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ क्या ये अमेरिका का डीप स्टेट का नाजायज औलाद है या फिर रजाकार का नाजायज औलाद है। जिस तरह की घिनौना सोच इसका है, ये सिस्टेमेटिक वे में हिंदुओं का कत्लेआम मचा रहा है। ही इज अ मास क्रिमिनल, मास मर्डरर है मोहम्मद यूनिस। इसलिए समय अब आ चुका है
कोई आर्थिक प्रतिबंध नहीं, कोई किसी तरह का डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव नहीं, सीधा सीधा सैन्य सेना की इनिशिएटिव। भारत के तिरंगा को रौंदा गया है अलग अलग प्रांतों पे बांग्लादेश में, चाहे वो ढाका विश्वविद्यालय हो, स्कूल हो, कहीं पर भी हो। ये काफी होता है भारत के प्रधानमंत्री जी को हिंदुस्तान के सेना भेजने के लिए, क्योंकि हमारे देश का तिरंगा का अपमान हुआ है। आप समय आ चुका है कि 3 टुकड़ा में तोड़ा जाए बांग्लादेश को। दत्ता साहब, हम लोग बात तो कर रहे हैं कि बांग्लादेश की जमीन पर जाकर आर्मी एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नजर आता है आपको? यही सवाल मैं वोरा जी और विजय जी से भी लूंगा, लेकिन ये सवाल आपसे भी है। हम बात तो कर रहे हैं, क्यों नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इजराइल ने नहीं दिखाया क्या? सारा दुनिया रोता रहा, ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन रफा। मैं कहता हूं कि ये मगरमच्छ के आंसू टपकाने वाले ये जितने सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये लोग क्यों नहीं कहता है ऑल आइज ऑन ढाका नाउ, only all eyes on Rafah, why not no eyes on Dhaka? और अगर ये नहीं हो रहा है, इजराइल ने साबित करके दिखा दिया है, रूस ने साबित करके दिखा दिया है, और छोटा सा एक राज्य ईस्ट तिमोर ने अगर बांग्लादेश में घुसकर, ठीक है, वो एग्जांपल पता है, लेकिन आपने अगर बांग्लादेश में घुसकर एक्शन लिया, फिर ओआईसी का क्या होगा? फिर आपकी ओआईसी के साथ मित्रता की बात की जाएगी? ओआईसी को ठेंगा दिखाइए। ओआईसी वैसे भी भारत का कब से हितैषी हो गया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। हमेशा तो कश्मीर के विरोध में रेजोल्यूशन लाता है ओआईसी। कब से ओआईसी भारत का हितैषी हो गया है, जो आज हम लोग चिंतित रहेंगे ओआईसी को लेके? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री ना भारत के हित में था, ना कभी वो भारत के हित में हो सकता है। नहीं, लेकिन उनके लिए केवल पाकिस्तान आपको अपनी डेमोग्राफिक सिचुएशन को भी तो देखना होगा सर। दीपक वोरा सर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद विजय जी आपके पास आ रहा हूं। दीपक वोरा सर। सर, अभी मैं सुन रहा था कोई ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में बात कर रहे थे। पूरी विनम्रता के साथ सर, ओआईसी ने कुछ नहीं कहा है ये जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहे हैं बांग्लादेश में। नाउ जनवरी 2024 में इलेक्शन हुए थे बांग्लादेश में, याद है आपको सर? शेख हसीना की सरकार ने इलेक्शन ऑर्गेनाइज कराए थे। ओआईसी के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ने ओआईसी की डेलीगेशन लीड की थी ऑब्जर्व करने के लिए, प्री पोल, ड्यूरिंग पोल, आफ्टर पोल। और उनकी स्टेटमेंट आपको बता दूं, ओआईसी के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स, वी कांग्रेचुलेट द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ऑन द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इलेक्शंस। उनसे ओआईसी की आप बात कर रहे हैं, जो तारीफ करता था कि बहुत अच्छी इलेक्शन हुई, और अब जो आई है इंटरिम एडवाइजर, जो अगले करोड़ साल तक इंटरिम एडवाइजर रहना चाहता है, प्रिंसिपल एडवाइजर, वो कहते हैं जी इलेक्शन बिल्कुल बेकार की थी। सच्चाई क्या है सर? अगर ओआईसी कह रहे बड़ी अच्छी इलेक्शन थी, ये कहता है कि बहुत खराब इलेक्शन, तभी तो ओआईसी इज एम्बैरेस्ड। और जहां तक आपने कहा कि हमेशा वो पहली तरफ रहते हैं, हमारा जो पाकिस्तान दुश्मन है, नो सर, द ओआईसी हैज, वी हैव मोर फ्रेंड्स इन द ओआईसी than Pakistan does. And all this is a result of outstanding diplomacy by Prime Minister Narendra Modi. 19 देशों ने अपने सबसे बड़े सम्मान प्राइम मिनिस्टर को दिए, 8 उनमें से इस्लामिक देश है सर। तो ये ओआईसी पुराना जो था उसको भूल जाइए, नया ओआईसी। वोरा सर, विद रिस्पेक्ट, मेरा यही सवाल आपसे था कि इस डिप्लोमेसी का क्या होगा, या तो फिर हम इसको ताक पर रख दें? डिप्लोमेसी इज वर्किंग सर। ये इसका ट्रिपल लॉक है सर। वी हैव आइसोलेटेड, बायलैटरली प्रेशर पड़ेगा, उसके बाद मल्टीलैटरली प्रेशर पड़ेगा, एंड देन यू विल सी सब्सिक्वेंटली। क्योंकि जब हम बांग्लादेश के ऊपर कोई भी मिलिट्री एक्शन लेंगे तो सबसे पहला सवाल यही उठाया जाएगा कि वहां पर भारत ने एक मुस्लिम कंट्री को निशाना बनाया, मुसलमानों को निशाना बनाया, चूंकि केंद्र में मोदी की सत्ता है, मोदी सरकार राज कर रही है वहां पर। ये नैरेटिव सिर्फ बांग्लादेश में नहीं सर, ये इंटरनेशनल एजेंडा बनाया जाएगा इसको सर। फिर ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हैशटैग ट्रेंड करेगा सर, अभी बता दूं आपको। सर मैं आपको ये भी बता देता हूं, इफ दिस इज डन इन अकॉर्डेंस विद यूएन रेजोल्यूशन 2005 की, जो रुवांडन जेनोसाइड के बाद वो 1994, मैं वहीं था सर। 100 दिन के अंदर 10 लाख रुवांडन्स को, जो टुट्सी से 15% माइनॉरिटी, हुटू से 85%, मेरे सामने कत्ल हुए सर। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? It's not a pleasant sight to see a head being separated from a body with a machete. Machete आप समझते हैं, जैसे घास काटते हैं आप लोग? 1 लाख माशेटे आए थे चाइना से, और इट्स नॉट अ प्लेजेंट साइट सर।
बिलीव मी, जो यूएन फोर्स का जो हेड था कनेडियन, ही वेंट मैड, ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड इन अ सैनिटोरियम, वो देखकर वो कुछ कर नहीं पाया था. So, sir, my feeling is if we have to go in, we will go in accordance with the UN Charter. I don't know if we will. I hope we don't have to. The other two pressures, that bilateral economic pressure and multilateral, अगर ये अपना कुछ रंग लाते हैं तो होपफुली 2005 की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट रेजोल्यूशन पे हमें अमल नहीं करना पड़ेगा. वी डोंट वांट टू डू इट सर, एंड आई होप इट डजंट. ठीक है, विजय जी के पास आ रहा हूं. विजय जी, क्या होगा इस पूरे रीजन की अगर बात करें? अगर बांग्लादेश में आर्मी, सपोज दैट कि हम 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद ऐसा कोई सिचुएशन देखते हैं, तो क्या ये फ्रूटफुल सिचुएशन होगा भारत के लिए, भारत के पक्ष में? देखिए, आपके पास कोई यहां सस्पेंस खेलने का इश्यू नहीं है. दुनिया देख रही है वहां क्या हो रहा है. आपको सीधा सीधा बांग्लादेश को 3 दिन का टाइम देना चाहिए कि 3 दिन में ये जेनोसाइड रोकिए. अगर आपसे नहीं रुकेगा, इन 3 days वी आर मोबिलाइजिंग आवर फोर्सेस टू प्रोटेक्ट हिंदूज इन बांग्लादेश. Then you are accountable, not us. Why can't you be straight? Why you are playing hide and seek game? किसकी परवाह कर रहे हो आप? 3 दिन में अगर इंडियन गवर्नमेंट ने फोर्सेस मोबिलाइज करी तो OIC वहां पहुंच जाएगा कि बंद करो ये कचरा, अगर तुम्हें बचना है तो. अपने आप पूरी दुनिया हिलने लगेगी कि भैया ये क्या होने वाला है यहां पे. तो ये कहने से नहीं होता, यू हैव टू शो. अगर आपके हाथ में डंडा होता है ना, पुलिस वाला डंडा लेके क्यों चलता है? ताकि लोग लाइन से खड़े हो. आपको डंडा हाथ में लेना पड़ेगा. मैं बात कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, ये फालतू टाइम वेस्ट एक्टिविटीज हैं. इससे कुछ नहीं होता है. जिसकी लाठी उसकी भैंस. आप सीधा सा वार्निंग दे दो, 72 आवर्स, स्टॉप जेनोसाइड, एल्स वी विल मूव इन. देखिए, अगले 24 घंटे में 10,000 फोन पहुंच जाएंगे बांग्लादेश में कि ये गंदगी बंद करो, नहीं मरोगे तुम, हम कुछ नहीं कर पाएंगे. आपको डिसीजन लेना आना चाहिए. जब आपको डिसीजन लेना है तब आप कह रहे हो कि मैं सोच रहा हूं, देन यू आर नॉट ए लीडर. इस बात को समझिए आप. तो जहां आपको अपना दम दिखाना है वहां नहीं दिखाओगे और बैठ के सेमिनार कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहोगे. ये सिर्फ अपने आप को इंटेलेक्चुअल और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम साले कुछ बहुत करने वाले हैं. कुछ नहीं होगा आपसे. एक बार आप खड़े हो गए, सब दुनिया लाइन पे आ जाएगी. आप में दम है खड़े होने का. मैं भारत की लीडरशिप को बोल रहा हूं. नहीं तो फिर ये आपके पड़ोस में रहने वाले लोग बोलेंगे इंडिया वॉर मॉन्गरिंग करता है. अरे होने दो. तुम क्यों नहीं रुकवाया तुमने हिंदू का जेनोसाइड? वहां जाके बात करो, मेरे से दिमाग मत खराब करो. यू शुड बी स्ट्रेट एंड क्लियर. आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस नॉनसेंस. तुम कुछ भी हो, तुम्हें नहीं ट्रेड करना मत करो. अरे हिंदुस्तान बहुत बड़ा बाजार है, कोई नहीं छोड़ सकता. आपको अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए. 144 करोड़ का बाजार दुनिया में किसी के पास नहीं है. ना अमेरिका तुम्हें छोड़ेगा, ना यूरोप. आज उनकी हालत खराब है. वो क्यों FTA साइन करना चाह रहे हैं तुम्हारे से? ट्रंप सुन रहा है किसी की? वो कह रहा है बाहर में जाए WTO, मैं लगाऊंगा 100% ड्यूटी चाइना पे. है किसी में दम जो बोले कि साहब आप WTO को वायलेशन कर रहे हो? आई डोंट केयर WTO. क्या दम उखाड़ लिया आपने? देखिए, लीडरशिप का मतलब होता है हैव क्लैरिटी विच इज एक्शन ओरिएंटेड. ये डिप्लोमेसी बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सिर्फ आप अपनी कमजोरी दिखा रहे हो. अगर आप में दम है, लोग आपकी सुनेंगे, आपके साथ डाइनिंग टेबल पे भी बैठेंगे, डिस्कशन टेबल पे भी बैठेंगे, क्योंकि आप में दम है. अदरवाइज कोई नहीं पूछता आपको. आज भारत की स्थिति